प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल और कई बौद्ध जैन धर्म के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है यूनानी आक्रमण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यदि फ्रेंड्स आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब कर दीजिए। और यदि आपको यूज़फुल लगता है तो अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनानी आक्रमण। हम इसको ट्रिक से भी याद करते जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है याद रहना, ना कि पढ़कर बस जाना। याद करने के लिए ही सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से मैं खुद को याद कराती हूँ वैसे ही आप भी उसको देखें और याद करें। ज़रूरी हो तो एक बार और रिवाइज करें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश या साइरस द्वितीय के द्वारा हकमानी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसने की थी? ईरान में की थी। कुरुश या साइरस द्वितीय के द्वारा हकमानी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कुरुश के द्वारा या साइरस के द्वारा 558 से 529 ईसा पूर्व तक रहा था। बहिस्तून, पर्शिपोलिस या नक्श ए रुस्तम अभिलेख द्वारा दारा प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है। बाप रे, कैसे याद होगा। तो देखो, बहिस्तून, पर्शिपोलिस या नक्श ए रुस्तम अभिलेख के द्वारा प्राप्त होता है कि दारा प्रथम ने वहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया था। कैसे मिलता है? बहिस्तून से, मतलब एक पॉलिशदार नक्शा होगा उसके पास। नक्शे से याद करो, नक्श ए रुस्तम, और पॉलिश से पर्शिपोलिस। एक अभिलेख था, 2 अभिलेख थे। पॉलिश वाला अभिलेख था इसके पास, किसके पास? दारा प्रथम के पास। और उसने शासन किया था 522 से 486 ईसा पूर्व तक। इसमें भारतीय पार्शिक संबंधों के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये जो नक्शा है वो क्या बताता था? भारतीय और जो पार्शिक संबंध है उसके बारे में जानकारी देता था। इसी को देखकर ये आया था। दारा प्रथम के साम्राज्य में 23 प्रांतों का उल्लेख हमें बहिस्तून अभिलेख से मिलता है। तो बाहर इसके पास एक पॉलिश वाला नक्शा था। बहिस्तून अभिलेख से क्या पता चलता है कि उसमें 24 घंटे नहीं थी बल्कि 23 प्रांत थे। 24 घंटे में से हर एक घंटे में एक साम्राज्य को या प्रांत का वो प्रशासन करता था। तो 23 प्रांत थे इसके पास। बहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है दारा के पास। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। हेरोडोटस कई भारत आए थे क्या? नहीं आए थे। ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, किसी एग्जाम में आया था कि हेरोडोटस ने जो इतिहास का विवरण दिया है तो क्या वो इतिहासकार भारत आया था? तो आंसर है नहीं, हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया। और उसने विवरण दिया था, इसने कहा था कि जब भारत पर आक्रमण किया दारा ने तो वह 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर धुरी की आय प्राप्त हुई थी। वाह यार, इतना सारा सोना लेके चला गया था। स्वर्ण धुरी लेके गया था 360 टैलेंट की। टेरियस और अर्थजर्स्कीज का अब राजवैद था। तो जो टेसियस है वह अंतर्जर्स्कीज जो था उसका राजवैद था। पारसिकीज संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत में पश्चिम उत्तर प्रदेशों में खरुष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ था। जैसे पारसी हमारे भारत में आए तो जो भारत का पश्चिम उत्तर प्रांत है यहाँ पर एक नई भाषा का जन्म हुआ। जैसे क्या कहा गया है? लिपि को खरुष्टी कहा गया है, जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक और रजत मुद्रा को सेगलोई कहा जाता था। देखो, इनके यहाँ डेयरिंग से काम लो तो सोने के लिए कोई डेयरिंग से काम लेगा ना, तो फारसी में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका नाम क्या था? डेरिक था। और जो रजत मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? सिंगलोई। मतलब जो सिल्वर है ना, सिंग की लोई, सिंगलोई कहा जाता था सिल्वर को। ईरानी सिक्के सिंगलोई पश्चिम उत्तर प्रांत में प्रचलित हुए थे। कहाँ पे प्रचलित थे? पश्चिम उत्तर प्रांत में ये प्रचलित थे। महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराण और बुद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। जो महापद्मानंद है इसके जो उत्तराधिकारियों की संख्या है वह पुराणों में और जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें 8 बताई गई थी। तो इसको नव शासनकाली माना जाता है ना। इस वंश का अंतिम शासक का नाम क्या है? घनानंद है। जिसको किसने मारा था? नाम बताइए आप कमेंट करके। जो सिकंदर का समकालीन था। इस यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है कि भैया आगे मत जाओ, सिकंदर अग्रमीज बैठा है मार देगा। तो यूनानी लेखकों के द्वारा इसको क्या कहा गया? अग्रमीज कहा गया है। जेनेफोन उससे बहुत धनाढ़ व्यक्ति माना था। इसको फोन दिया होगा इसलिए ये क्या मानता है? उसको एक धनाढ़ व्यक्ति मानता है।
भद्दशाल इसका सेनापति था। भद्दशाल क्या था? इसका सेनापति था। सिकंदर मैसीडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात ये 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। वहाँ से चला, बीच में कौन मिलेगा? देखिए, पोरस मिलेगा। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात ये 526 से 525 ईसा पूर्व के माह में सितंबर में सिकंदर पाटन में यूनान को प्रस्थान वापस किया है। समझ में नहीं आया? देखो, इसे सितंबर माह में सिकंदर ने क्या किया? पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब सिंध के प्रांतों में विद्यमान थी। मतलब जब सिकंदर आया ना, सिर्फ पोरस उनसे लड़ने के लिए नहीं गया था, बल्कि वहाँ पे 28 स्वतंत्र शक्तियाँ थी जिनसे इसको लड़ना पड़ा होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? मशक थी। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात वहाँ की स्त्रियों ने भी शस्त्र धारण किए थे। मतलब इनके यहाँ पर कभी स्त्रियाँ लड़ती नहीं थीं, इसलिए इन लोगों ने अलग से वर्णन किया है कि जब वहाँ के पुरुष सैनिक मारे गए तो स्त्रियों ने भी अस्त्र धारण किए थे। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु अर्थात पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच में था। तो झेलम और चेनाब के बीच में किसका राज्य है? पुरु अर्थात पोरस का। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर ही पुरु को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था। उसको पता था कि यदि ये लोग सब मर गए तो अभी स्त्रियां आ जाएंगी लड़ने, तो भैया मित्रता कर लो और बच जाओ। उसे अपना राज्य और कुछ इलाके ही प्रदान कर दिए दोस्त बनाकर। सिकंदर ने 2 नगर नेकिया और बुकेफला की स्थापना की थी। बुकेफला क्या था? उसके घोड़े का नाम था जिसके नाम पर इसने नगर बसाया था, है ना, सिकंदर ने। कौन कौन से बनाए हैं? नेकिया और बुकेफला की स्थापना की थी। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कृष्ट का चरम बिंदु थी। व्यास इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार करने के पश्चात वह स्वदेश लौटने का फैसला किया। उसने 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही पश्चिम उत्तर भाग में अनेक यूनानी उपनिवेश जिसमें नेकिया, बुकेफला और सिकंदरिया स्थापित हो गए थे। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्रा के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के भी ढाले गए थे। तो मुद्रा, जो यूनानी मुद्रा थी, उसके अनुकरण पर क्या छपी है? हमने स्थापित की है उलूक शैली की मुद्रा या सिक्के ढालने प्रारंभ कर दिए थे। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से कौन सा एक शासन कर रहा था? तो अभी हमने पढ़ा था पद्मनंद था, नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था जो कि सिकंदर का समकालीन था। इसने यूनानी लेखकों ने इसको अग्रमीज कहा है, जोनाफो ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति कहा है और भद्दशाल इसका सेनापति था। निम्नलिखित में से किसने मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? वही हमारा घनानंद, महान धनाढ्य व्यक्ति। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं, दूसरा गलत है, क्योंकि नंदवंश था इस समय भारत पर। हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में वह सिकंदर ने पाटन से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु इस समय मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने और आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण और राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध अस्त्र धारण किए थे? बताइए। इसका नाम है मशक। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात वहां की स्त्रियों ने अस्त्र धारण किए थे। भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से हुई थी। भारत क्यों जीता था सिकंदर? तो पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, तो ये भी सही है।
वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ये कोई बात नहीं होती, पहले 2-3 सही हैं। सिकंदर की विजय में सफलता के उपरोक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हो जाएंगे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने बताया है कि उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख है। तत्पश्चात उस समय भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निस्संदेह श्रेष्ठ थी। आम भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया था, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई भी योगदान नहीं था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो इसका नाम है पुरु अर्थात पोरस। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? नियाकस आया था, आर्नेसी क्रीटस आया था, आरिस्टोबुलस भी आया था, लेकिन डायमेकस नहीं आया था, ये बाद में आया था। डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीओकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के समय भारत भेजा था। ओ, इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। यूनानी आक्रमण जो थे ना, वो बहुत छोटे से इसमें दिए गए थे, बहुत छोटा सा आक्रमण किया था और जल्दी ही चले गए थे, तो इसमें कोई ऐसी विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य, और ये वाला जो वीडियो है मौर्य साम्राज्य वाला, वो बहुत ज़्यादा लेंदी